चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और कुछ जगहों पर सीटों का ऐलान भी हो चुका है। जैसे मुरैना और उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। मुरैना महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। वहीं छिंदवाड़ा एससी पुरुष के लिए आरक्षित की गई है। भोपाल और खंडवा ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। रतलाम और सतना ओबीसी के लिए आरक्षित हुई हैं ये सीटें। बुरहानपुर, कटनी, देवास सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। सागर, ग्वालियर सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित हैं। वहीं रीवा, सिंगरौली सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं बात करें इंदौर और जबलपुर की, तो इंदौर, जबलपुर में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित ये सीटें की गई हैं। तो जहां जहां पर आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है, वहां से हम संवाददाताओं से रिएक्शन लेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, मुरैना, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर से। तो सबसे पहले हम ग्वालियर का रुख करेंगे। प्रहलाद सेन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद, ग्वालियर में सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है ये जगह, तो क्या कुछ अब उम्मीदवारों के, दावेदारों के नाम वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये जो माना जा रहा था कि महिला सामान्य होगी और वही हुआ, और जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी दलों के नेताओं को। और अब चूंकि कई दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो हमारे पास इस मसले पर जो चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से जो लीडर हैं राजेश सोलंकी, और कांग्रेस से जो सीनियर लीडर हैं आनंद शर्मा, माफ कीजिएगा, वो दोनों हमारे साथ मौजूद। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जहां तक बीजेपी की बात है तो सुमन शर्मा, प्रमिला वाजपेयी, ये वो नाम है, इनके चर्चा है कि इन्हें टिकट दिया जा सकता है। हम बात करेंगे राजेश सोलंकी जी से। राजेश जी, बहुत 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 स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जैसे कि तय हो गया कि महिला सामान्य रहने वाली है, तो कौन वो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें पार्टी मैदान में उतारेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित दल है, इसलिए हमारे यहाँ महिला और पुरुष बराबर की संख्या में यहाँ पर काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं। इसके पहले भी विधायक का चुनाव होंगे या कई प्रकार के जो पद रहते हैं उस पर भी महिलाएं यहाँ रही हैं, और इसलिए सामान्य महिला का ग्वालियर के जनता की नाते से मैं स्वागत करता हूँ। और कार्यकर्ता के, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई भी महिला सामान्य जो यहाँ से लड़ेगी, जो पहला रिकॉर्ड रहा है कि सारे महापौर हमारे जीतते रहे, निश्चित रूप से अभी जो विधानसभा में हमारी सरकार बन गई है फिर से, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से अपनी जो महिला सामान्य प्रत्याशी होगी उसको हम लोग जिताएंगे। यहाँ एक फैक्टर काम करता है कि ये जो देखे नगर निगम सर्वाधिक कब्जा आपके दल का रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग भी अब शामिल हैं, तो एक टिकट वितरण एक बहुत चुनौतीपूर्ण होगा काम। नहीं, जहाँ तक टिकट वितरण का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कभी कोई चुनौती मानती नहीं है। हमारे सभी वरिष्ठ लोग और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं ये सब बैठकर तय करेंगे। जो पहले लोग बैठते थे उसमें एक नाम प्लस हुआ है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है। निश्चित रूप से जो पार्टी का एक मत होगा, सर्वानुमत जो बनेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसी से सहमत होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी की ओर से साफ है कि संगठन तय करेगा कि किसे मैदान में उतारे, हालांकि नाम कई हैं। इधर कांग्रेस से हम बात कर लेते हैं। आनंद शर्मा जो वरिष्ठ नेता हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। लेकिन प्रत्याशित था कि महिला सामान्य होनी है, तो कई नाम है, जैसे रश्मि पवार शर्मा, कुसुम शर्मा जो वरिष्ठ पार्षद हैं, तो क्या इन्हें पार्टी मैदान में उतार सकती है या दिग्विजय सिंह समर्थक कोई होगा? निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि ग्वालियर में आज जो नगर निगम की जो सीमा है उसमें 3 विधायकों का कार्य क्षेत्र आता है। उन 3 में से आज ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पास में प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार के नाम से 2 विधायक आज हमारे पास में है। मतलब आधे से ज़्यादा ग्वालियर हमारे पास आज की डेट में है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले महापौर का जो चुनाव होगा उसमें हम कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी बारीकी के साथ में उसके ऊपर जांच की जाएगी, और जांच के बाद में जो भी प्रत्याशी निकल के आएगा, और ये तो अच्छी बात है कि चूँकि महिला है तो महिला अमूमन अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कम रहती हैं, तो वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होगा, और एकजुटता के साथ में पूरी पार्टी कांग्रेस के महापौर बनाने में अब किसी सफल होगी। लेकिन अभी तक सपना रहा है आपका कि महापौर का जो पद है वो आपके खाते आए, लेकिन बीजेपी यहाँ स्ट्रांग दिखती है। ये बात सही है कि पिछले काफ़ी लगभग 40 वर्षों से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में जो राज रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वर्तमान समय में इस बार जो चुनाव होगा महापौर का, उसमें कांग्रेस का महापौर जीतेगा। जिसके कारण मैंने वही बताया आपको कि चूँकि ग्वालियर में 2 कांग्रेस के विधायक जीत के आए और दोनों एनर्जेटिक विधायक हैं, तो उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और पहली बार कांग्रेस का
कहना चाहिए कि जो निर्वाचित डायरेक्ट जो चुनाव होता है उसमें पहली बार अब ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर जीत के आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर तो साफ तौर पर दोनों दल जो बात कह रहे हैं, संगठन के बूते चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं और टिकट भी वो संगठन की रायशुमारी के बाद देने की बात कह रहे हैं। सुमित, ठीक है प्रहलाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मुरैना का रुख कर लेते हैं, उमेश पराशर वहां पर मौजूद हैं। उमेश, महिला एससी के लिए आरक्षित हुई है मुरैना सीट। आपके पास बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे रिएक्शन लीजिए आरक्षण की प्रक्रिया जो हुई है, और ये भी बताएं कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं आप। बिल्कुल सुमित जी, जैसा कि जो मुरैना की नगर निगम है पहले पुरुष एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी महापौर पद के लिए, लेकिन अब यहाँ आरक्षित महिला का पद जो है महापौर के लिए चयनित हुआ है। और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता हैं, इनसे हम रिएक्शन ले लेते हैं। सर, पहले बीजेपी से सर, आपका कब्जा है पहले से, आप कैसे देखोगे? कब्जा हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस बार महिला हुई है, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी की हो गई है। अब महिला उम्मीदवार हमारे पास बहुत हैं, जो भी जिसको भी पार्टी देगी उसके लिए पूरी पार्टी तन मन से नगर निगम पर दोबारा कब्जा करेगी। कुछ ऐसे नाम तो सब आएंगे ही, हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महिला नेत्रियां हैं, वही नाम चलेंगे सब। कांग्रेस से बात करने की कोशिश करते हैं। जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभी बीजेपी का कब्जा है, महिला आरक्षित यहाँ महापौर पद के लिए सीट हुई है, कांग्रेस किस तरह से देख रही है, क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, ये लोकतंत्र का चुनाव है, कब्जा किसी का नहीं होता। जनता कब्जा कब बदल दे, ये जनता बदलती है। जिस तरह हमारे भाजपा के भाइयों ने कहा है कि हमारा कब्जा है, जनता का चुनाव है, जनता बताएगी कि अब किसको मेयर बनाना है। जनता ने अभी बताया था कि किसको विधायक बनाना है, हमारा कांग्रेस का विधायक बना है। कब्जा किसी का नहीं होता लोकतंत्र में, जो जनता के हित में काम करेगा उसका कब्जा होगा। कुछ नाम आपके ऐसे नाम हमारे सभी काफी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, वो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। अभी नाम आएंगे, हमारे वरिष्ठ नेता बैठ के उस पर मंथन करेंगे। बिल्कुल दीपक जी, साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों, कांग्रेस का कहना है कि ये जो कब्जा है वो बीजेपी का कब्जा स्थायी नहीं है और कोई कब्जा नहीं है, जनता का चुनाव है, जनता इसे कराएगी। उमेश, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से आप एक सवाल ये भी पूछिए कि जब चुनाव होंगे तो मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे? बिल्कुल, मैं बीजेपी के प्रेमकांत शर्मा जी उनसे बात करता हूं। सर, जो चुनाव होगा किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में यही मुद्दे, हमने नगर निगम को नगर निगम बनाया, नगर पालिका थी ये, इसी मुद्दे पर हम नगर निगम में पहले मेयर बनी हमारी पार्टी की। दूसरी बात, जो हमने विकास कार्य कराए हैं, नाला नंबर 1, 2, 3 जितने भी हैं, हाईवे रोड, ब्रिज, जो निर्माण हमारे 5 साल के कार्यकाल में हुए हैं, इनके 15 इस समय पिछले 10 साल से इनका कब्जा था। उस समय इनने शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नगर निगम बनवाया, शहर के मुख्य मार्गों को। बिल्कुल दीपक जी, बीजेपी का कहना है कि विकास के कार्यों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का कार्यकाल रहा है और बीजेपी के इनसे पहले भी जो मुरैना में जितने नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 का निर्माण और फ्लाईओवर और जो मुरैना शहर की वीआईपी रोड आदि रोडों का जो निर्माण कराया वो बीजेपी के समय हुआ। कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी का यह मेयर बना है, ये नगर पालिका, नगर निगम को नरक पालिका बना दिए। इसमें पूरे मुरैना में आप देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से जाइए, पूरा मुरैना खोद डाला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ गया है। कोई उमेश, एक सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस सोचती है कि बीजेपी ने विकास किया है? ये भी सवाल पूछिए उनसे। जी सर, सवाल थोड़ा दोबारा रिपीट करिए सर। कांग्रेस सोचती है क्या बीजेपी ने विकास किया है, ये पूछिए आप जरा। बीजेपी ने विकास किया है? ये तो पूरी जनता देख रही है क्या विकास हुआ है। ऐसे ऐसे डिवाइडर बना दिए, कल भाजपा के नेता की खुद ही गाड़ी ठोकी। आप विकास की बात कर रहे हैं? पूरा मुरैना देख लीजिए कितना खुशहाल है, पूरा खुदा डला है। एक रोड 4 बार बनती है, ठेकेदार इसके यहाँ से मिलजुल कर एक रोड को 4 बार बना देते, पेमेंट निकल जाता है। ये यहाँ का विकास है। दीपक जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बार बार जो सड़कें बनती हैं उनको। ठीक है उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, अमित सोनी वहां पर मौजूद हैं। अमित, सामान्य वर्ग के लिए ये आरक्षित हुई है जबलपुर की सीट, तो क्या क्या उम्मीदवार होंगे वहां पर, क्या कौन कौन से दावेदार हो सकते हैं?
जी हाँ सुमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 2 दशकों की बात कर लें। लगभग 2 दशकों से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पे। पिछले बार भी जो थी सो महिला सामान्य थी, इस बार पूर्व सामान्य होकर फिर सीट आई है। उससे पहले जो थी ओबीसी वर्ग के खाते में जबलपुर की सीट जाती रही। हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे लगभग दोनों ही दलों में, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टाइट रहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, तो यहाँ पे दोनों ही दलों में एक दर्जन जो है उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हुए हैं। दोनों जो दावे कर रहे हैं कि वो इस बार चुनाव टिकट उनको मिलेगा, पार्टी उनको इस बार ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण करेगी। दोनों ही दल का ये हाल है। हमने 5 कुछ नाम है, जो 5 नाम है हमने उनको शॉर्ट आउट किया है बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों से। हम थोड़ी देर बाद उसको भी बताएंगे, हम टीवी स्क्रीन पर भी उन नामों को दिखाएंगे, फोटो के साथ दिखाएंगे कि ये वो 5 नाम है जिनको पार्टी टिकट दे सकती है। संभवतः ये इन्हीं 5 में से किसी न किसी एक को टिकट देगी। बहरहाल हम बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में 2 नाम ऊपर आते हैं। कमलेश अग्रवाल है, उनका नाम सबसे पहले आता है, और कांग्रेस से जगत बहादुर अन्नू, इनका नाम पहले से आता है, क्योंकि ये दोनों ही नेता अपनी दलों के जो सीनियर नेता है उनकी पहली पसंद में आते हैं। तो संभवतः फाइट जो है तगड़ी होने वाली है, क्योंकि 5 नामों का पैनल जो हमने तैयार किया, उन्हीं 5 में से टिकट देना। हमारे साथ बीजेपी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, कमलेश अग्रवाल, उनसे बात करते हैं, क्योंकि पिछले इनको काफ़ी लंबा अनुभव भी रहा है। पिछले 15 सालों से ये MIC सदस्य भी रहे हैं और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनका नगर निगम चुनावों को लेकर के, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से जो है कांग्रेस जो है नगर सत्ता में बीजेपी की सरकार है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे यदि पार्टी इनको अपना कैंडिडेट बना के इस महापौर के चुनाव में यहाँ पे पहुँचाती है? तो कमलेश जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि 15 सालों से आपकी ही सरकार है। शहर की हालातों की बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है शहर में, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे जल सुविधा की बात करें। तो अब आप यदि उम्मीदवार बनते हैं अपनी पार्टी के, तो क्या कुछ आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार है शहर को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलती, इसमें संगठन जो डिसाइड करता वो माना जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की शहर विकास को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और लगातार जनता की सेवा करने वाली यदि पार्टी कोई मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा कि विगत 15 सालों में जबलपुर में जो विकास हुआ है, आप निश्चित रूप से आप देखिए कि पूरे शहर का इतना शानदार विकास हुआ कि पर्यावरण को लेके, चौराहों को लेके, रोड को लेके, नाली को लेके, नर्दे को लेके, पानी को लेके, हर प्रकार की सुविधाएं जनता को देने की पूरी कोशिश की गई। और जनता तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को ललचाई हुई नज़रों से देख रही कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से महापौर का चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीतेगा। तो ये इनके दावे हैं कि पिछले 20 सालों से जो है नगर निगम में सरकार जो है बीजेपी की है। हम कुछ ही देर में कांग्रेस का भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे सुमित। बहरहाल इनने तो अपने दावे किए हैं, लेकिन हाल कुछ और ही बयां होता है। आए दिनों हम देखते हैं सड़कें खराब हैं, तमाम जो रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। तो ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर का रुख कर लेते हैं, वहां भी सामान्य सीट घोषित की गई है इंदौर के लिए। पीयूष मौजूद हैं। पीयूष, यहाँ भी सामान्य सीट है, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है इंदौर की सीट। क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं वहां पर, और कौन कौन से मुद्दे होंगे जो पार्टियां जनता के बीच जाएंगी जिनको लेकर? देखिए, बिल्कुल सुमित, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और इस बात की अटकलें भी थी कि इंदौर नगर निगम इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगी, और शायद यही वजह है कि महापौर का पद अब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है। और दावेदारों की बात करें तो लंबी फहरिस्त है, कई तरह के मुद्दे हैं। हालांकि नगर निगम में अगर हम लोग बात करें सुमित, तो लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस को लगातार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बहरहाल अब समीकरण जिस तरह से यहाँ पर बने हैं, उसके बाद में लंबी फहरिस्त है। बीजेपी की तरफ से हम लोग बात करें तो कई नाम हैं जिनमें कई दिग्गज चेहरे भी हैं और लंबे समय से जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ऐसे भी चेहरे शामिल है। अगर दावेदारों की हम लोग बात करें, संभावित दावेदारों की, तो उसमें जो विधायक है रमेश मेंदोला, उनका नाम भी यहाँ पर मजबूती के साथ में सामने आ रहा है। पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता का नाम भी है। साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है उमेश शर्मा, उनका भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। जीतू जिराती जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हाल ही में जो हाटपिपलिया में चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। साथ ही जो मधु वर्मा है, IDA में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ये हरिनारायण यादव हैं जो यहाँ पर IDA में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो ये तमाम नाम फिलहाल यहाँ पर
चर्चाओं में है, लेकिन मंथन का दौर होगा और उसके बाद में यहाँ पर आने वाले दिनों में समीकरण साफ होंगे। कांग्रेस के लिए मुश्किल डगर जरूर है सुमित, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर महापौर पद पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर दो जो विधायक हैं कांग्रेस के, संजय शुक्ला और विशाल पटेल, उनका नाम भी यहाँ पर सामने आया है। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल भी कहीं न कहीं यहाँ पर दमदारी के साथ में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में बात करें तो जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है विनय बाकलीवाल, उनका नाम भी यहाँ पर साफ तौर पर सामने आया है। कुछ सूत्रों की माने सियासी गलियारों में जो हलचलें अटकलें हैं तो जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री हैं उनका भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो बहरहाल अब चेहरा कौन होगा और कौन होगा इंदौर महापौर, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखना होगा। लेकिन फिलहाल आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया, और प्रहलाद आपका भी बहुत शुक्रिया, उमेश आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कई जगहों पर आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है और बात करें इंदौर की तो इंदौर की मेयर सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। बीजेपी के संभावित चेहरे आप देख लीजिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, जीतू जराती, मधु वर्मा, उमेश शर्मा, गोपी कृष्ण नेमा, हरिनारायण यादव, और ये बीजेपी के संभावित चेहरे थे। कांग्रेस के संभावित चेहरे हैं विशाल पटेल, संजय शुक्ला, जीतू पटवारी, विनय बाकलीवाल, सत्यनारायण पटेल। तो चलिए, उज्जैन में भी अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित हुई है। उज्जैन में क्या कुछ समीकरण बनेंगे उसे भी जानेंगे। जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी है। उज्जैन में जो एसटी सीट पर ही वापस चुनाव की घोषणा पर्चियों के माध्यम से हुई है। इसमें लगातार कई वर्षों से यहाँ एसटी की सीट पर ही चुनाव होते आ रहे हैं। महापौर, खासकर महापौर पद के लिए यहाँ जो चुनाव होते हैं वो एसटी सीट पर ही होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें कई ऐसे दिग्गज नाम जो अब सामने आ रहे हैं, जैसे कहा जाए बीजेपी की तरफ से तो पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय भी महापौर पद के लिए दावेदार की सीट पे काबिज हैं। और ऐसे और सारे कई नाम हैं, जैसे रामचंद्र गिरी जी हैं, सुरेश मरमट हैं, दिनेश जाटवा हैं। ऐसे कई नामों पर बीजेपी अब मंथन कर सकती है, क्योंकि ये जो फैक्टर है उज्जैन में लगातार कई वर्षों से बेरवा समाज का जो प्रचंड लहराता है, उसमें बात करें मतदान प्रतिशत की तो सबसे ज़्यादा उज्जैन में बेरवा समाज के जो वोट प्रतिशत है वो आता है। उसी तारतम्य में महापौर की जो सीट रहती है वो भी अधिकतर बेरवा समाज को ही प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ दी जाती है। और आज की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में बेरवा समाज का काफ़ी परचम लहराता है। और बात करें कांग्रेस की तरफ से विधायक जो मौजूदा विधायक महेश परमार हैं, वो भी अपनी दावेदारी उज्जैन से जता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उज्जैन में बात करें एसटी चुनाव को लेकर तो महापौर की पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है। जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा वो एसटी का ही आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ेगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। तो चलिए, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अभी जारी है। मुरैना और उज्जैन में अनुसूचित जाति के लिए ये सीटें आरक्षित की गई हैं और आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी। रतलाम में ओबीसी, मुरैना में एससी महिला, उज्जैन में एससी। तो निकायों का आरक्षण हो रहा है। बात करें छिंदवाड़ा की तो यहाँ पर एसटी वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। सागर में सामान्य महिला के लिए, बुरहानपुर में भी सामान्य महिला के लिए ये सीट आरक्षित हुई है। बात करें ग्वालियर की तो सामान्य महिला के लिए यहाँ सीट आरक्षित हुई है। देवास में भी सामान्य महिला और कटनी में भी ये सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है। बात करें जबलपुर की तो जबलपुर, इंदौर और रीवा तीनों जगहों पर सामान्य वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। बात करें सिंगरौली की तो सिंगरौली में सामान्य वर्ग के लिए ये आरक्षित है। राजधानी भोपाल में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। राजधानी भोपाल, खंडवा भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी। तो आज नगरीय निकायों के महापौर अध्यक्ष पद का आरक्षण चल रहा है। कई जगहों पर घोषित भी हो चुके हैं कि किस वर्ग की सीट रहेगी। 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 292 नगर परिषद और 15 दिसंबर के बाद चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि किस जगह पर कौन सी सीट, किस वर्ग की सीट आरक्षित की गई है। जबलपुर में सामान्य वर्ग, इंदौर में भी सामान्य वर्ग और रीवा में भी सामान्य वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित हुई है। इन जगहों पर
तो निकायों का आरक्षण लगातार जारी है। सिंगरौली में सामान्य वर्ग, राजधानी भोपाल में ओबीसी महिला और खंडवा में भी ओबीसी महिला के लिए। तो राजधानी भोपाल में ओबीसी महिला, खंडवा में ओबीसी महिला और सतना में ओबीसी। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। बात करें रतलाम की, तो रतलाम में ओबीसी के लिए आरक्षित है ये। ओबीसी महिला पुरुष दोनों ही लड़ सकते हैं। मुरैना में केवल एससी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। छिंदवाड़ा की बात करें तो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, महिला पुरुष दोनों ही लड़ सकते हैं। सागर में सामान्य महिला, केवल सामान्य महिला ही ये चुनाव सागर में लड़ सकती हैं। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में सामान्य महिला, देवास में भी सामान्य महिला और कटनी में भी सामान्य महिला के लिए ये तीनों सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। जबलपुर, इंदौर, रीवा तीनों जगह पर सामान्य सीट आरक्षित की गई है। मतलब साफ है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग के महिला पुरुष दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। बात करें सिंगरौली की, तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए सीट है ये। यहाँ पर महिला पुरुष दोनों ही लड़ सकते हैं सामान्य वर्ग के। भोपाल में केवल ओबीसी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। खंडवा में भी ऐसा ही है, खंडवा में भी ओबीसी महिला ही चुनाव लड़ सकती है, जबकि सतना में ओबीसी वर्ग के महिला पुरुष दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। रतलाम में भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है सीट, महिला पुरुष दोनों ही ओबीसी वर्ग के ये चुनाव लड़ सकते हैं। मुरैना में केवल एससी महिला ही चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि एससी महिला के लिए ही सीट आरक्षित की गई है। छिंदवाड़ा में एसटी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के महिला पुरुष दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। सागर में केवल सामान्य महिला ही चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि सागर में सामान्य वर्ग महिला